आज से सैकड़ों साल बाद इंसानों ने धरती को इस कदर तबाह कर दिया था कि वह अब रहने लायक नहीं बची थी। वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले 70 सालों में धरती पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। इसी संकट के मद्देनजर इंसानों ने आर्क 1 नाम की एक स्पेसशिप का निर्माण किया और चुने हुए कुछ लोगों को प्रॉक्सिमा बी नाम के दूसरे ग्रह पर भेजने का निर्णय लिया। प्रारंभिक सफलता और पहली आपदा शुरुआत में मिशन बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ ही समय बाद अचानक एक अप्रत्याशित हादसा घटा। स्पेसशिप में एक लोहे का बीम गिर पड़ा और एक पॉड पर टकराया जिसमें लूटने नाम की एक महिला शर्ण सो रही थी। जैसे ही शर्ण की आंख खुली, उसने तुरंत स्थिति का आकलन किया और अपने साथियों को जगाकर लूटने स्पेंसर को हादसे की सूचना दी। इसी बीच ब्रेंट नाम के एक कर्मठ सदस्य ने देखा कि कैप्टन के पॉड के ऊपर एक लोहे का बीम अटका हुआ था। वह उसे हटाने में जुट गया, पर शर्ण ने तुरंत ब्रेंट का हेलमेट पहनाकर उसे सुरक्षित बाहर ले जाने का निर्णय लिया, यह समझते हुए कि कैप्टन को उस बीम की वजह से निकालना मुश्किल हो जाएगा। अराजकता और आपसी विवाद, सभी सदस्य एक सुरक्षित जगह पहुंचने के बाद अपने हेलमेट उतार देते हैं। शरण और स्पेंसर ने तुरंत कमांडिंग अफिसर को इस हादसे की सूचना देने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही वे अफिसर के कमरे के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि स्पेसशिप का एक बड़ा हिस्सा गायब हो चुका था। कमांडिंग अफिसर के लापता हो जाने पर शरण ने सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने का फैसला किया। एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें खुलासा हुआ कि आर्क 1 में एक अनजान खराबी के कारण एक पूरा सेक्शन 1 साल पहले ही अलग हो गया था। अब चूंकि प्रॉक्सिमा बी की ओर बढ़ना तय था, सीमित खाने पाने और संसाधनों के मद्देनजर हर कदम पर सावधानी बरतनी पड़ी। उसी मीटिंग में इग्नेश नाम के एक युवक ने सुझाव दिया कि स्पेसशिप के अंदर सब्जियां उगाई जा सकती हैं। शरण को यह विचार पसंद आया और उसने पावर को तुरंत उस सेक्शन में भेजने का आदेश दिया। स्पेंसर को यह निर्णय पसंद नहीं आया। उसने शरण से बड़े फैसले लेने से पहले चर्चा करने की मांग की। अपनी गलती मानते हुए शर्ण ने स्पेंसर से माफी मांगी और चेतावनी दी कि आगे से ऐसे फैसलों पर सार्वजनिक विरोध करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। जीवन सहायता में खलल और रहस्योद्घाटन जब मीटिंग चल रही थी, तभी अचानक ऑक्सीजन सप्लाई में तेज गिरावट आने लगी। लाइफ सपोर्ट ऑफिसर जैस्पर को बुलाया गया, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आया। इसी बीच डोरान बेलर बिना हेलमेट के मेडिकल रूम में फंसा हुआ था, पर सौभाग्य से उसे एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गया जिससे वह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। सिक्योरिटी हेड फिलिक्स अंततः जैस्पर को ढूंढ निकाला और उसे डेक पर सहायता के लिए लाया। पर समस्या का समाधान करने के बजाय जैस्पर ने एक चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। उसने बताया कि वह असली जैस्पर नहीं था, बल्कि कुछ ऑफिसर्स को पैसे देकर इस मिशन में आने वाला एक जाली चेहरा था। वैज्ञानिकों का कहना था कि धरती के पास केवल 70 साल बचे थे, पर जैस्पर को उन बातों पर विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि शायद धरती पहले ही समाप्त हो चुकी है। शर्ण के इस बयान से काफी गुस्सा होकर उसने जैस्पर के अराजक व्यवहार के कारण उसे अरेस्ट करने का आदेश दे दिया। हादसों का सिलसिला और गुमशुदगी अगली मीटिंग में जैस्पर की बात सुनने का निर्णय लिया गया था, लेकिन जैसे ही सदस्यों ने उसे मिलने का प्रयास किया, उन्होंने पाया कि किसी ने उसका गला काटकर उसे मार दिया था। अगले दिन जब स्पेंसर और उसका साथी स्पेसशिप की मरम्मत कर रहे थे, अचानक भारी मलबा गिर पड़ा। स्पेंसर को थोड़ी चोट आई और उसका साथी अपनी जान गंवा बैठा। वापस आते ही स्पेसशिप में कई शक भरी बातें सुनाई देने लगी। 1 साल पहले ही उठना, कमांडिंग ऑफिसर का गायब होना, जैस्पर का कत्ल। स्पेंसर ने डिपार्टमेंट हेड जेम्स से चर्चा की, यह कहकर कि शरण ने बिना ट्रेनिंग के लॉन्च के दिन ही कदम रखा था और खुद को कैप्टन घोषित कर लिया था। इसी बीच सिक्योरिटी हेड फिलिक्स को जैस्पर के कमरे के रिकॉर्ड गायब होने की जानकारी मिली। पानी की समस्या और अतिरिक्त खतरे। इग्नेश के फार्म में अचानक एक पानी की पाइप फट गई, जिससे उपलब्ध पानी एक दिन का बचा। जब इग्नेश पानी साफ कर रहा था, उसकी नजर एक ब्लेड पर पड़ी। इग्नेश और एलिसिया को संदेह हुआ कि शायद जैस्पर के कत्ल के बाद अपराधी ने इस पानी की पाइप में डाल दिया था, जिससे पाइप फट गई। इग्नेश ब्लेड लेकर फिलिक्स के पास गया। उधर ईवा की टीम ज्यादा से ज्यादा पानी बचाने में लगी हुई थी। अगले दिन जेम्स स्पेसशिप की बाहरी जांच करते समय कुछ डायमंड जैसी चीजें पाता है। जब उसने उन्हें हाथ में लिया तो उसके ग्लव्स पिघलने लगे
जिससे वह तुरंत अंदर की ओर भागा। डॉक्टर संजीवनी मरहम पट्टी की जांच कर रहे थे और इसी बीच ईवा ने चिंता जताई कि वाटर टैंक्स आवश्यक प्रेशर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक अर्जेंट मीटिंग में ईवा ने खुलासा किया कि अब उनके पास केवल 4 दिनों का पानी बचा है। इस खबर से सभी में भय फैल गया। तभी एक आशा की किरण मिलती है। अंतरिक्ष में एक ऐसा कॉमेट मिलता है जिसके अंदर भरपूर पानी मौजूद था। जेम्स को उस कॉमेट पर सुरक्षित लैंड करके पानी निकालने का काम सौंपा गया और ईवा ने पूरे मिशन की निगरानी की। इस प्रयास से पानी की समस्या सुलझ जाती है, जिससे क्रू मेंबर्स में राहत की सांस लेने लगती है। शैड वीडियो का खुलासा और क्लोन का रहस्य उसी रात स्पेंसर को एक अनजान मैसेज प्राप्त होता है जिसमें जैस्पर के सामान का पता लिखा होता है। साथ ही उसे एक मेमोरी ड्राइव भी मिलती है जिसमें एक वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। वीडियो में जैस्पर एक बार में शर्न को रिकॉर्ड कर रहा था, जिसमें शर्न एक बाइकर को बेरहमी से पीट रही थी और अंत में उसका गला काट दिया था। स्पेंसर इस पर हैरान होकर तुरंत फेलिक्स को सूचना देता है। शर्न पर जैस्पर के कत्ल का आरोप लगते ही उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, पर शर्न कहती है कि वीडियो में दिख रही लड़की वह नहीं है। वह इस वीडियो का हिस्सा भी हो ही नहीं सकती थी। डॉक्टर संजीवनी और एलिसिया को भी अन्य अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ रहा था। इसी बीच फेलिक्स की तहकीकात में पता चलता है कि शर्न की जुड़वा बहन डेनिस का जन्म एक लैब एक्सपेरिमेंट के दौरान हुआ था। डेनिस धीरे धीरे अत्यधिक आक्रामक बन गई थी और एक बार तो वीडियो में दिख रहे उस बाइकर का कत्ल कर दिया था। शर्न की इस पूरी सच्चाई से फेलिक्स का भरोसा बहाल होता है और अंततः उसे आजाद कर दिया जाता है। आगे बढ़ते संकट और अंतिम बलिदान अगली मीटिंग में स्पेंसर ने शर्न को देखते ही गुस्से का इजहार किया, खासकर तब जब फेलिक्स ने शर्न को आजाद करने की वजह बताने से इनकार कर दिया। बैठक के दौरान एग्नेश ने डॉक्टर संजीवनी से कहा कि शायद यह सब कॉमेट के पानी के कारण हो रहा है। डॉक्टर ने तुरंत ब्लड सैंपल की जांच की और पता चला कि कॉमेट के पानी में एक ऐसी रसायन मौजूद थी जिससे एलएसडी जैसा नशा होता था और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। इस पर शर्न ने संजीवनी के पास आकर खुलासा किया कि वह एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्लोन है, लेकिन उसे हैरानी हुई जब उसने जाना कि डॉक्टर संजीवनी पहले से इस बात से अवगत थे। शर्न का मानना था कि उसके खून से एंटीडोट बनाया जा सकता है क्योंकि उसे कॉमेट के पानी से कोई दिक्कत नहीं हुई थी। डॉक्टर संजीवनी ने टेस्ट शुरू किए और जल्द ही पुष्टि हो गई कि शर्न के खून से एंटीडोट तैयार किया जा सकता है। हालांकि संजीवनी जांच पूरी करने से पहले ही बेहोश हो गई, तो यह जिम्मेदारी एलिसिया को सौंपी गई। एलिसिया ने बुद्धिमानी से एंटीडोट को मल्टीप्लाई कर पानी की सप्लाई में मिलाया, जिससे सभी क्रू मेंबर्स की तबीयत में जल्द सुधार हुआ। तब भी कुछ सदस्य भ्रम के कारण प्रभावित रहते थे, लेकिन धीरे धीरे सभी ने स्थिरता पा ली। इंजन रूम में आपातकालीन स्थिति। इसी बीच इंजन रूम में ईवा और उसके असिस्टेंट ग्रेगर स्पेसशिप की स्पीड बढ़ाने के लिए ओवर एक्टिव फ्यूल का उपयोग कर रहे थे। ग्रेगर ने फ्यूल की अत्यधिक गर्मी से जुड़ी चेतावनी दी, पर ईवा ने जोखिम उठाने का निश्चय किया। ग्रेगर को किसी भी आपात स्थिति में पासी में स्थित लीवर खींचने के निर्देश दिए गए थे, पर कुछ ही क्षणों में फ्यूल के ओवरहीट होने से रेडियो एक्टिव विकिरण फैल गई। इस विकिरण की चपेट में आते ही ग्रेगर प्रतिक्रिया व्यक्त करने से पहले ही संकट में डूब गया। थोड़ी देर बाद जेम्स ने स्पेसशिप की तेजी से गिरती रफ्तार का ध्यान रखते हुए शर्न को सूचित किया। दोनों ने आशंका जताई कि फ्यूल टैंक में धमाका होने का खतरा मंडरा रहा है। ग्रेगर से संपर्क करने पर भी कोई उत्तर न मिलने पर ईवा ने इंजन रूम में जाकर देखा कि दरवाजे ऑटोमेटिक लॉक हो चुके थे, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई। ऐसे में क्रू के सदस्यों ने रेडिएशन को नियंत्रित करने के उपाय खोजने में जुट गए। सत्य का उद्भास और बलिदान। जैस्पर के कत्ल की जांच के दौरान फेलिक्स को पता चला कि जैस्पर के कमरे के रिकॉर्ड चुपके से छीन लिए गए थे। कुछ ही समय में एलिसिया के टैबलेट पर स्पेंसर को एक रहस्यमय संदेश मिला, जिसमें जैस्पर के मेमोरी कार्ड की महत्वपूर्ण जानकारी थी। जब फेलिक्स ने इस पर बेलर से पूछताछ की तो बेलर ने कबूल कर लिया कि उसने ही जैस्पर का खून किया था। उसका मानना न था कि यह जैस्पर ने घूस लेकर कुछ छिपाने की कोशिश की थी, जिसकी सच्चाई उजागर होने से बचने के लिए ऐसा कदम उठाना आवश्यक था। उधर इंजन रूम के रेडियो एक्टिव जोन में कुछ क्रू मेंबर्स फंस गए थे।
बाहर निकलने का एकमात्र उपाय था कि कोई व्यक्ति अंदर जाकर लॉक हुए दरवाजे को खोलकर लीवर खींचे, जिससे इंजन बंद हो सके। किसी भी अन्य ने इस खतरनाक कृत्य के लिए तैयार न होने पर शर्न ने स्वयं ये जोखिम उठाने का प्रस्ताव रखा। फिर स्पेंसर ने बेलर से मिलने का निर्णय लिया। बेलर ने स्पष्ट किया कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मिशन असफल हो जाएगा और मानवता का पतन तय होगा। अपनी गलतियों का प्रायश्चित करते हुए बेलर ने एक प्रोटेक्टिव सूट पहनकर रिएक्टिव रूम में प्रवेश किया। रिएक्टिव रूम में जहां कई शव बिखरे पड़े थे, बेलर ने बिना किसी देरी के मुख्य इंजन रूम के पास पहुंचा। ऑटोमेटिक लॉक के बावजूद उसने अपनी दक्षता का परिचय देते हुए दरवाजा खोलकर लीवर खींच दिया, जिससे रेडिएशन का प्रवाह तुरंत रुक गया। परंतु इतनी तीव्र विकिरण के कारण बेलर तुरंत अपनी जान गंवा बैठा। उसकी अदम्य वीरता ने संपूर्ण क्रू की जान बचाई और मानवता को एक सुनहरा अवसर प्रदान किया। समापन अंत स्पेंसर को एक अनजान संदेश प्राप्त होता है, जिसमें मेमोरी ड्राइव में छिपे कुछ रहस्य सामने आते हैं और शर्न के संबंध में सवाल जवाब जारी रहते हैं। अनेक उलझनों और संघर्षों के बाद शर्न को स्पेसशिप का आधिकारिक कप्तान घोषित कर दिया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं के साथ समाप्त हो जाता है।